Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है उसको हम यहाँ पे साथ में पढ़ रहे हैं। नवंबर मंथ की मैगजीन चल रही है, सारे टॉपिक सारी सेक्शंस ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लंबा है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक उसको पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे साइंस एंड टेक के जो टॉपिक्स है उसको न्यूज एंड शॉर्ट के साथ मर्ज करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसको आप जितने ज्यादा चांद सितारे मार्क करने की इंपॉर्टेंट मार्क करना वो कर लीजिएगा। ये है आपके पास कार्ड टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो अब ये कार्ड टी सेल थेरेपी को समझने से पहले आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। कार्ड टी सेल थेरेपी और एक तरफ आपके पास होती है बेस एडिटिंग। क्या है? बेस एडिटिंग। लेकिन ये न्यूज में क्यों है सब कुछ, इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं। सो देयर वाज अ गर्ल, इस लड़की को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके का कैंसर हो गया था। ठीक है, ये कैंसर इनकी बॉडी का जो टी सेल है वहां पे हुआ। अब आप बोलोगे कि ये टी सेल क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है जिसको मैंने बोला है इम्यून सिस्टम। ओके, सो आई हैव अ टर्म जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है या फिर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स या फिर बाहर का कोई भी चीज जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। अब ये इम्यून सिस्टम का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है, यानी जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक तरफ आपके पास आता है इनेट इम्यूनिटी और एक तरफ आपके पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? एक तरफ आपके पास है इनेट इम्यूनिटी और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जो बर्थ के टाइम से ही आपके पास प्रेजेंट हो, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो आपने अपने लाइफ टाइम के अंदर एडॉप्ट किया हो। तो बेसिकली immune system is a defense mechanism of our human body to protect our body from the harmful things. अब यहाँ पे ये जो इम्यूनिटी है वो दो तरीके की होती है। एक आपके पास इनेट है जो कि बर्थ के समय से है और एक है आपके पास एक्वायर्ड। अब जब आप बोल रहे हो बर्थ के समय से, जैसे आपके पास आंखों के ऊपर बाल होते हैं, आई लैशेस होते हैं, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दीज हेयर्स, तो ये मेरे आईज की जो कॉर्निया उसको बचा रहा है। अगर मैं स्किन की बात करूं तो ये स्किन क्या एक तरह से बैरियर है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये सब आपके पास क्या होते हैं? एक्वायर्ड होते हैं, सॉरी इनेट होते हैं बाय बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है आप लाइफ टाइम में अडॉप्ट करते हो। तो जो इनेट इम्यूनिटी है ये बहुत सारी सेल्स के थ्रू काम करती है। जैसे आपके पास फेगोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और भी कई सेल्स होती है। हमारा फोकस है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। क्यों? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दो सेल से काम करती है। एक होता है बी सेल जो कि आपकी बॉडी का जो बोन मैरो है वहां पे ग्रो करता है, और एक होता है टी सेल। जो टी सेल है वो कहाँ पे काम करेगा? आपके पास ग्रो करता है थाइमस के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास दो सेल है, एक बी सेल है और एक मेरे पास टी सेल। ये आया कहां से? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो सेल से काम करता है। एक मेरे पास बी सेल होगी और एक मेरे पास टी सेल होगी। तो जो बी सेल है ये कहाँ पे चलेगी? आपके पास बोन मैरो जो है, और जो टी सेल है ये आपके पास कहाँ काम करेगी? थाइमस के अंदर। तो ये जो बी सेल है जब भी ये किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आती है, अब आप बोलोगे मैडम जी पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, राइट? तो ये बी सेल जब किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये फटाफट से एंटीबॉडी बनाना शुरुआत कर देता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट और बॉडी का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बाहर से हार्मफुल चीज आती है उससे बचने के लिए ये बी सेल तुरंत यहाँ पे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है? जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ काम करती हो, एंटी।
और वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर से आते हैं उनको बोलते हैं एंटीजन। ये क्यों पढ़ा रहे हो मैडम? क्योंकि आपके पास वो बेसिक सवाल ही पूछेगा। कोई आपके पास साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहता कि वो आपको पूरी थेरेपी का प्रोसेस पूछेगा डिटेल में, बेसिक सवाल पूछेगा कि आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसमें दो सेल थी, तो बी सेल था और टी सेल था। ये बी सेल क्या करता है, जब भी किसी एंटीजन या फिर पैथोजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत एंटीबॉडी बनाना क्या करता है, शुरुआत करता है और इसको क्या करता है, मारना स्टार्ट कर देता है। सेम चीज जो आपके पास टी सेल है, ये थाइमस के अंदर होती है, एक तरह से इसके लिए हेल्पर सेल होती है, इसको हेल्प करती है। अब जो हम बात करें इस वाले केस की, यहाँ पे एक लड़की है, उसके टी सेल के अंदर कैंसर हो गया। अब भाई वो सेल जो एक इम्यूनिटी का सेल है, जो आपकी बॉडी को इम्यून कर रही है, उसी में कैंसर हो गया, तो भाई वो तो खतरनाक केस हो गया। तो जब आप कैंसर की ट्रीटमेंट क्या करते हो, कीमोथेरेपी करते हो कि उस सेल को आप मार रहे होते हो। लेकिन जब आप कैंसरस सेल को मारते हो या खत्म करते हो, तो आसपास की जो हेल्दी सेल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टी सेल के अंदर जो कैंसरस सेल है उसको आप मारोगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, तो हेल्दी जो टी सेल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो भाई बंदे की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो बंदे तो मर जाएगी। करेक्ट। तो बेसिकली सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे फेल कर गए, सारे ट्रीटमेंट यहाँ पे फेल कर गए। तो फिर यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर्स ने क्या करा, तो रिसर्च तो क्या, ये तो था ही पहले से, एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन था आपके पास क्या, बेस एडिटिंग। वो सोल्यूशन यहाँ पे क्या था, बेस एडिटिंग करके किस टेक्नोलॉजी से किया उन्होंने, कार टी सेल थेरेपी से, जिसकी फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। आई रिपीट, द कार्ट टी सेल एक तरह से बेस एडिटिंग की प्रोसेस होती है, जिसका फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल या फिर कार्ड टी सेल थेरेपी। अब आप बोलोगे ये है क्या, मतलब क्या बोल दिया आपने, मतलब बेस एडिटिंग, क्या किसका बेस एडिट करना है यहाँ पे? हाँ, तो बेसिकली इसको आप समझो, पहले बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उससे। ठीक। तो हमने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होती है, हल्के में मत लीजिएगा, ये बेसिक सवाल आ रहे हैं इन दिनों, पिछले आई थिंक 2022 या 23, मुझे याद नहीं है, एक सवाल आया था एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस, बहुत ही बेसिक सवाल था, नहीं हुआ बच्चों से। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। सेल के अंदर होता है आपके पास न्यूक्लियस, और ये है आपके पास सेल। ये पूरी सेल किस तरह से काम करेगी, उसका पूरा इंस्ट्रक्शन कौन देता है, न्यूक्लियस। किसके जरिए, इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कैसे, थ्रू द डीएनए। डीएनए क्या है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि क्या बोल दिया मैडम, ये डीएनए, डीएनए तो ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? तो आप इसको एकदम लोकल लैंग्वेज में इस तरह से समझिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये मैंने आपके पास डायग्राम बनाया है। मान लो इस सर्कल को मैंने बोला ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक शुगर होती है, मतलब एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें मेरे पास एक शुगर होगा, फिर मेरे पास इसमें एक फॉस्फेट का ग्रुप भी होगा, और इसमें मेरे पास एक नाइट्रोजनस बेस भी होगा। मतलब ये मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है जिसको मैंने न्यूक्लियोटाइड बोला है। मतलब न्यूक्लियोटाइड क्या, एक केमिकल कंपाउंड है, किससे बना है, राइबोस से, फॉस्फेट से, नाइट्रोजन बेस से। अब ये बहुत सारे नाइट्रोजन बेस, ये बहुत सारे नाइट्रोजन बेस जब आपस में मिलकर एक चेन बनाते हैं तो ये डीएनए बन जाता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या आएगा प्रीलिम्स में, फिर मत बोलना न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, राइबोस फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस का एक ग्रुप होता है, केमिकल कंपाउंड। ठीक, राइबोस क्या है, यहाँ पे चीनी है, फॉस्फेट एक ग्रुप है। अब यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, किसके बारे में, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, यानी नाइट्रोजन के ग्रुप के बारे में, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। तो डीएनए के अंदर
डीएनए के अंदर मोस्टली आपके पास अगर हम बात करें जनरली जो देखा जाता है, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस जो है वो मिलते हैं। एक आपके पास मिलता है एडेनिन, क्या मिलता है? एडेनिन। एक आपके पास क्या मिलता है? ग्वानिन, ग्वानिन। एक आपके पास मिलता है थाइमिन, थाइमिन। और एक मिलता है साइटोसिन। इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला आपकी बॉडी में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो कि मेन कंट्रोलर है सेल का। वो सेल पूरी सेल को, वो न्यूक्लियस पूरी सेल को कैसे कंट्रोल कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल से। क्या है जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बॉडी में? डीएनए है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अब ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है। किसका बना है? राइबो शुगर का बना है, फॉस्फेट ग्रुप का बना और नाइट्रोजन बेस का बना है। नाइट्रोजन बेस एडेनिन और थाइमिन हमेशा साथ में जुड़ते हैं, पेयरिंग करते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन साथ में जुड़ते हैं और पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन बेस है, अगर मैं इसको एडिट कर दूं, चेंज कर दूं, राइट, मॉडिफाई कर दूं, तो ये जो तरीका है इसको हमने बोला है बेस एडिटिंग। जिस टेक्नोलॉजी से हम कर रहे हैं वो है आपके पास कार टी सेल थेरेपी, कार टी सेल थेरेपी। तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी पूरी एडिट कर दी जीन को, तो पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है चेंज हो जाएगा, जो उसका जेनेटिक ढांचा ढांचा है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से वो सेल काम करेगी वो बदल सकती है। इसी तरह से यहाँ पे इसका यूज करके ये जो कैंसर है उसको ट्रीट किया गया था। ठीक है, इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया वो समझ आया? ओके। अब बात कर लेते हैं ये पूरी कहानी हुई कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग करा कैसे। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मेथड है उसको आप समझ लो। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और बहुत ही हेल्दी पर्सन है, अच्छी खासी हाइट है इनकी 6 फीट और सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे एक दूसरी ह्यूमन पर्सन है, इनकी हाइट 2 फीट से ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है, इनकी बुढ़ापे तक की एज आ गई है, डिफेक्ट है कुछ। ठीक, हाइट तो चलो छोटी चीज है, हम कोई भारी बीमारी ले लेते हैं। तो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, इनका हमने क्या लिया? सेल। ये सेल के अंदर एक डीएनए होगा, ये लो भाई डीएनए होगा, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और ये मैंने क्या लिया? डीएनए। बच्चों इसको ना बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना, अगर ये आ गया ना तो पार पड़ जाएगी, और ये नहीं आया ना तो किताबें ढूंढते रह जाओगे कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़े कि सारे सवाल उसमें से आए, क्योंकि ये आएंगे आपके पास बेसिक सवाल। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये मेरे पास पर्सन ए है जो कि हेल्दी पर्सन है, और ये मेरे पास पर्सन बी है जो कि मेरे पास क्या है, इनको बहुत सीरियस कोई बीमारी है, कैंसर ही आप ले लीजिए। ठीक है, अब मैंने इनका सेल लिया, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहां से मैंने इनका डीएनए जो है निकाल लिया। डीएनए कुछ इसी तरह से होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसका, यानी कि डबल धागे होते हैं जो हेलिकल तरह से अरेंज होता है। यहाँ पे डीएनए में इस तरह से जीन जो है अरेंज होती है, ये जो जीन है अरेंज, मतलब इसकी ये जीन जो है मैंने यहाँ पे बाहर ले ली। ये क्या है? जीन, ये इसके जीन्स है। और ये मेरे पास क्या है? हेल्दी बॉडी है। तो जब मैं इस हेल्दी बॉडी के बारे में बात करती हूँ तो मैंने इनका भी क्या ले लिया? डीएनए जो है वो बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनका भी जो डीएनए है वो बाहर ले लिया इस तरह से। ये देखो, ये मैंने डीएनए है बाहर ले लिया, और ये मैंने इनकी जीन जो है वो बाहर निकाली। अब मैंने क्या किया, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक थर्ड चीज भी, एक थर्ड डीएनए भी लिया मैंने। ठीक, मतलब क्या कलर लू मैं आपके लिए? ये कलर ले लेते ग्रीन। अब यहाँ पे मैंने लिया है थर्ड डीएनए, एक थर्ड ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया है, इसको कैरियर डीएनए आप बोल सकते हो, या फिर वेक्टर डीएनए बोल सकते हो, जो कि कैरी कर, जो हेल्दी पर्सन की जीन थी एक, है ना, जो आपके पास हेल्दी पर्सन का डीएनए था, जो हेल्दी पर्सन का डीएनए था, वो मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ये देखो, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये जो मेरे पास बना, ये क्या बना? एक नया डीएनए बना, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये मैंने इस कैंसर पेशेंट के अंदर डाल दिया,
और इस जीन वो लेके आया जिस कैंसर से हमको ट्रीटमेंट करवा सकते। तो बेसिकली ट्रीटमेंट कैसा हो उसमें मत जाइएगा, फोकस है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है या फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लियर हुआ। यहाँ पे 3 डीएनए लगे हैं। पहली बात तो ना ये दिमाग को अच्छे से बैठा लेना कि यहाँ पे क्या लगा है, 3 डीएनए लगा है जिसमें हमने इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बात करी। ये क्लियर हुआ, बेस एडिटिंग क्लियर हुई। ठीक है, अब इसकी थियोरी देख लेते हैं। बहुत इजीली अब आपको ये समझ आ जाएगा। कार्ड टी सेल थेरेपी, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया कार्ड टी सेल थेरेपी का यूज करने के लिए, दैट इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये जो थेरेपी है इसको नेक्स्ट कार 19 बोला जाता है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा कि नेक्स्ट कार 19 is related to in the news or recently was seen in the news related to, क्या राइस इंटेंसिफिकेशन है या फिर कोई थेरेपी है या फिर कोई इकोनॉमिक टर्म है, क्या है बायोटेक का टर्म में याद रखेंगे, जो कि एक कार टी का ही टाइप एक जीन थेरेपी है which was developed indigenously in India by Immuno ACT, जो कि कंपनी है आईआईटी बॉम्बे के अंदर इंक्यूबेट करी गई थी। ये आप ब्लड कैंसर जो कि आपके पास लिम्फोमा ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर टी सेल के अंदर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आज की डेट में इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज उसमें सबसे पहले यहाँ पे जो इंडिया है उनके पास एक कार्ड टी या फिर जीन थेरेपी का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे हो सकता है। अब हमने बात करी थी 2 सेल के बारे में जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थी, वो था आपके पास टी सेल वर्सेस बी सेल, लिम्फोसाइट इनको बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या होती है, एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल होती है जो कि हमारे पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो 2 तरह की लिम्फोसाइट सेल होती है, एक टी सेल होती है और एक बी सेल होती है। जो टी सेल है ये कहाँ पे होती है, थाइमस के अंदर। ये डायरेक्टली लड़ती है, फाइट करती है फॉरेन इन्वेडर के साथ और साइटोकाइन भी प्रोड्यूस करती है जो कि एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है that help activate other parts of the immune system, attack the infected cells। यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो टी सेल है वो बनती का थाइमस के अंदर बनती है। बाहर से अगर कोई फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे, एंटीजन्स आते हैं, उसे डायरेक्टली लड़ पाती है। प्लस यहाँ पे ये साइटोकाइन को भी बनाती है, प्रोड्यूस करती है। और ये साइटोकाइन क्या बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ये हेल्प करती है कि आपके इम्यून सिस्टम के बाकी के भी जो तंत्र सिस्टम है, भाई वॉट एवर सेल, इम्यून सिस्टम जागो, बाहर से कोई आया उसको मारना है, अटैक करना है। तो इस तरह से ये क्या करता है, बाहर के जो बाकी के जो इम्यून सिस्टम के पार्ट्स उसको एक्टिवेट करता है साइटोकाइन, है ना। और फिर यहाँ पे इसका ओरिजिन की बात करते हैं तो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है आपके पास, एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं बी सेल के अंदर, ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करती है जो कि आपके पास सीधा अटैक करता है बाहर से अगर कोई आता है। क्लियर है, ओके। अब ये जो नेक्स्ट कार 19 है ये थेरेपी है जो कि सीधा कैंसर सेल को टारगेट करती है। इसके पास जो प्रोटीन होता है वो होता है CD19 प्रोटीन। अब ये जो CD19 प्रोटीन है एक बायोमार्कर है फॉर द बी लिम्फोसाइट एंड कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ टारगेट फॉर ल्यूकेमिया। बायोमार्कर सीधी सी ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये ऐसे ढूंढ के यहाँ पे टारगेट करना आपको, ये आइडेंटिफिकेशन किया है इस तरह से। ये आपके पास इंडिकेटर होता है, मेजरेबल एसेसिबल इंडिकेटर। ठीक, तो ये जो है आपके पास थेरेपी, ये पीपल है जहाँ उन लोगों के लिए जहाँ पे उनको बी सेल ब्लड कैंसर हो जाता है या फिर टी सेल के होता है जो कि कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये जो कार्ड टी है टेक्नोलॉजी वो काम कैसे करेगी, देखो सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड लिया जाएगा। ठीक है, वहां से हम एक व्हाइट ब्लड जो सेल है उसको निकालेंगे। द बॉडीज नेचुरल डिजीज जो डिस्ट्रॉयर है जिसको हमने टी सेल बोला है, तो वहां पे बॉडी का सबसे पहले कार टी वर्क कैसे करेगा, तो जो पेशेंट है उसकी बॉडी से व्हाइट ब्लड सेल को निकालेंगे। व्हाइट ब्लड सेल में जो टी सेल है जो कि नेचुरली इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है उसको हमने निकाला है। अब इस टी सेल को हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करेंगे लैब के अंदर। पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसी होती है, रिकॉम्बिनेंट कैसे बना डीएनए वो भी हमने सीखा। ठीक, और उसमें ऐसा प्रोटीन डाल देंगे जिसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर प्रोटीन। अब ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कैंसर सेल को, उसको मारना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी जो कि इस केस में फेल हो गई थी और कार टी थेरेपी, दोनों में डिफरेंस क्या है। कीमोथेरेपी में आपको बहुत ज्यादा हैवी डोजेस दिए जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारती है, और जो सेकार्ट टी थेरेपी है ये सीधा क्या करती है, सीधा कैंसर सेल को टारगेट करती है।
बहुत ही ज्यादा प्रीसाइज और स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट करने वाली चीज होती है, जबकि कीमोथेरेपी नॉन स्पेसिफिक नहीं होती, ये बाकी की जो हेल्दी सेल है उसको भी टारगेट करती है। अब जब यहाँ पे इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको अडॉप्ट करने में जो चैलेंजेस है वो क्या क्या होंगे उसको हम देखते हैं। पहला, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। साइटोकाइन जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा था इम्यून सिस्टम के बाकी के पार्ट्स को एक्टिव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कार्ड टीसी जो आपके पास सेल्स है, जब बहुत ज्यादा साइटोकाइन रिलीज कर देती है ब्लड में, तो उससे आपके पास इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, तो विच इज रॉन्ग, विच इज गलत। न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है, एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा है। तो ये सब यहाँ पे चैलेंजेस है जिसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आता है जिसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप, यानी कि डी। सीधा क्वेश्चन आएगा, द डीप प्रोग्राम इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पे आप याद रखेंगे। तो बेसिकली डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, ये आप पढ़ चुके। तो यहाँ पे लिखा है कि जीन के बारे में एक स्मॉल सेक्शन होते हैं डीएनए के, दैट आर कंसीडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस and contain the information needed to specify physical and biological trait। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, थियरी में नहीं समझ आया तो। पहले वापस शुरू से शुरू करते हैं। सेल होता है, सेल के अंदर, मैं शुरू से क्यों, मतलब मुझे शौक आ रहा है चिल्लाने का, नहीं, बेसिक से सवाल आएगा, याद रख लेना। आपके पास सेल है, अब सेल भी पढ़ लेना, यूपीएससी के पीवाईक्यू 2-3 साल पहले ही आया है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कहानी की तरह लेक्चर मत सुनिए, सोते सोते वो मत हो जाना, सुनते सुनते नींद आ गई। जाग लो जाग लो, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है या फिर एनिमल सेल में होती है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो कोई भी यहाँ पे सेल है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। मोस्टली ह्यूमंस, इंसानों के अंदर डीएनए होता है। अब ये जो डीएनए है एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए जो एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में आके चेन बनाते हैं, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या, ये केमिकल कंपाउंड है। किसका बना हुआ है यहाँ पे, ये एक राइबोज शुगर का बना हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, नाइट्रोजन बेस का बना हुआ है। कौन से 4 नाइट्रोजन बेसिस थे, एडिनोसिन था, थाइमिन था, ग्वानिन था और साइटोसिन था। कहानी फिर से दोहराएंगे मेरे साथ। पहले मैंने क्या बोला, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जागा सेल होती है। सेल ह्यूमन भी हो सकती है, एनिमल की भी होती है और प्लांट की भी होती है। प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या डिफरेंस है, सेल वॉल क्या प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में होती है। अब सेल के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, बीचों बीच नहीं, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल को यहाँ पे कंट्रोल करता है, रेगुलेटर होता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है। इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी जिनके पास जीन होता है। ये जेनेटिक मटेरियल दो तरीके के हो सकते हैं, डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो लगभग 99.99% केस में डीएनए ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आपस में आके मिल गए हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है मैडम, ये न्यूक्लियोटाइड एक केमिकल कंपाउंड है। किस किस का बना हुआ है, राइबोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का। ये नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं, एडिनोसिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। बार बार नाम बोलेंगे, 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस डीएनए में होते हैं, एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। एडिनोसिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए की जब पूरी कहानी क्लियर हो गई, अब डीएनए के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि हम बोलते हैं, उनको जीन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, यहाँ पे डीएनए में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हमने जीन बोला। तो बेसिकली डीएनए कुछ इस तरह से होता है, न्यूक्लियोटाइड की चेन बोली ना हमने, तो ये दो तरह के, दो न्यूक्लियोटाइड की चेन इस तरह से घूमी हुई होती है, ठीक है, वो डीएनए है। लेकिन
इस न्यूक्लियोटाइड की चेन में तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से जीन के छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जीन होते हैं, ये जीन होता है, ये इस तरह से जीन जो है अरेंज होता है, ये जीन जो है आपके पास इस डीएनए पे अरेंज होते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि ये यहाँ पे जो जीन है वो अरेंज होते हैं, तो यानी ये जीन वो यूनिट है, ये जीन वो यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास करेगी, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर हो या बिहेवियर कैरेक्टर हो। मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती है, भाई से मिलती है, किससे मिलती है? तो पापा और मम्मी के जो कुछ कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए, मतलब उनके जो जीन है वो ट्रांसफर हुए मेरे अंदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन का ट्रांसफर होना। आई रिपीट, जीन क्या है? हेरिडिटरी यूनिट है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को पास करता है। क्लियर है? अब सिर्फ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं होते कि शक्ल मिल रही है, हाइट मिल रही है, बाल मिल रहे हैं, ना जी ना। बिहेवियर, मैं बैठूंगी तो ऐसा लगता है मैं अपने पापा की तरह बैठ रही हूँ, मैं हंस रही हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने पापा की तरह बैठ रही हूँ, मैं रो रही हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपनी मम्मी की तरह रो रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी नानी की तरह हूँ। अगर कोई मेरे लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उसमें मैं अगर हिम्मत नहीं आती हूँ, आई हैव अ बोल्ड एटीट्यूड, आई हैव अ हाई इमोशनल स्टेबिलिटी, मेरा बिहेवियरल पैटर्न मेरे जीन के अंदर है, तो वो भी हो सकता है कि मेरी नानी या दादी से आया है। यानी ये एक जेनेटिक्स जो थिंग यूनिट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, उसको हम जीन जीन कहते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ? ठीक, अब बात करते हैं कि जो डीप प्रोग्राम है वो प्रोग्राम क्या है। ठीक, अब बात करते हैं कि जो डीप प्रोग्राम है वो डीप प्रोग्राम जो है वो क्या प्रोग्राम है। तो रिसेंटली सीएसआईआर यानी कि सेंटर फॉर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्होंने कोलैबोरेट किया रिसर्च ग्रुप्स के साथ ऑन द वर्ल्ड ऑन द डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजिकल पार्टनरशिप। डीप फुल फॉर्म, अब शब्द थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं। क्यों खतरनाक लग रहे हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डरने की बात नहीं है। डाइवर्स, डाइवर्स, अरे डाइवर्सिटी पढ़ी है एनवायरमेंट में, डाइवर्स यानी कि वेरिएशन वेरिएशन वेरिएशन, डाइवर्स वेरिएशन। फिर यहाँ पे है एपिजेनेटिक। देखो पूरी बायोलॉजी में कहीं पे भी एपी वर्ड आता है, ईएफआई मतलब ये ऊपर कहीं स्किन के ऊपर हो गई, दैट इज एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर की बात कर रहा है। जेनेटिक मतलब जीन, तो यानी वो बीमारियां जो कि हेरिडिटरी होती है उनके बारे में बात करता है, और जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी मतलब उनकी पढ़ाई करना। क्लियर है? तो ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर हम सारे उन पैटर्न्स उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्जामिन करेंगे जो कि हेल्थ या डिजीज को कॉज कर रहा है पॉपुलेशन में, राइट? तो बेसिकली एपिजेनेटिक का क्या मतलब होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ how your behavior and environment can cause the changes that affect the way your gene work, कि किस तरह से आपकी जेनेटिक बीमारियों को, जेनेटिक बिहेवियर को ये चेंज कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी उसके पैटर्न को पढ़ना होता है। तो इन कॉम्बिनेशन के तहत ये यहाँ पे इनका जो पूरा जो क्या पार्ट है जो कि इफेक्ट करता है उसको पढ़ना जो है ये आपके पास इस प्रोग्राम के अंदर हो रखा है। यानी ये जो आपके पास डीप प्रोग्राम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दैट इट एम्स एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एपिजेनेटिक्स और एपिडेमियोलॉजी, कि जो एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी प्रोजेक्ट है इट माइट बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जो कि क्या पढ़ेगा, effect of epigenetic changes on the occurrence and distribution of the disease। तो एक कॉमन यहाँ पे मॉडिफिकेशन, अब आप बोलो कि डीएनए मिथाइलेशन, भाई मतलब भारी है ये, ऐसे बायो वाले बच्चे पढ़ लेते हैं एमबीबीएस वगैरह में, तो थोड़ा सा ऐसे हल्के में मत लेना। डीएनए मिथाइलेशन क्या है ये? बहुत ही मस्त वाला, मतलब सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊंगी, मतलब एमबीबीएस वाले भी सोचेंगे ये क्या, हमने तो किताब पढ़ी है पूरी, ये तो एक लाइन में सल्टा दिया उन्होंने। हमने क्या बोला, डीएनए कुछ ये बना हुआ है ना भाई, क्यों मेहनत करूंगी, ये डीएनए कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये डीएनए कुछ इस तरह से होता है जिसमें मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैंने क्या बनाया कि ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है हमने कैसे बात करा कि यहाँ पे क्या होता है, राइबोस शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड केमिकल कंपाउंड है जो कि बना है राइबोस शुगर का, नाइट्रोजन बेस का, फॉस्फेट ग्रुप का। सीधी सी बात, इस फॉस्फेट ग्रुप पे अगर आप ये मिथाइल ग्रुप को चिपका दो, डीएनए मिथाइलेशन करवा दो, उसको बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन। यानी कि
जब आप डीएनए मॉलिक्यूल पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हो, यहाँ पे इसको बोलते हैं डीएनए मिथाइलेशन। अब ये डीएनए मिथाइलेशन के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आप डीएनए मिथाइलेशन करते हो, तो जीन का जो प्रमोटर रीजन होता है, अब आप बोलोगे कि ये प्रमोटर रीजन क्या होता है? कुछ नहीं है, मतलब मैं तो बोलूंगी कि इसको पढ़ो भी मत। ये आपके पास जीन होते हैं, उसके आपके पास एक होता है कि ये प्रमोटर जीन है, यहाँ पे आपके पास एक्टिवेशन, मतलब जीन के टुकड़े हैं ये एक जीन का टुकड़ा है, उसको मैंने अलग अलग नाम दे दिया कि ये प्रमोटर है, ये इनिशिएटर है, ये साइलेंसर है, एक्टिवेटर, मतलब ये जीन के टुकड़े सब पार्ट, उसको छोड़ो आप, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई लेवल का जब डीएनए मिथाइलेशन करते हो, तो जीन प्रमोटर का जो रीजन होता है वो जीन साइलेंसिंग, मतलब वो रीजन जो कि प्रमोटर का है उसको जीन साइलेंसिंग हो जाएगी। मतलब वो जो गुण है, वो जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होना था, अगर मेरे अंदर कोई जीन प्रमोटर है कि मेरे बाल बहुत ही लंबे हो सकते हैं, तो मेरे आगे आने वाले जो बच्चे हैं उसमें अगर वो जीन पास हो रहा है तो वो एक्सप्रेस होने की वजह से दब जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए क्या है, यहाँ पे लिख रखा, हमने बात कर ली। तो जो डीप प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये 5 साल का एक प्रोजेक्ट है, लेड बाय द रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन, एंड द सीएसआई जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रैशनल क्या हो जाएगा, that much of the population health research conducted till the date has drawn heavily on the data collected from people of white European origination। यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बस ये प्रोजेक्ट है, इसको देख लेना, चैलेंजेस आप देख लेना। अब नेक्स्ट है अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में, ठीक। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या रिलीज किया है, स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सोफा 2023 रिपोर्ट। सोफा जिसमें आप बैठते हो, बैठ के खाना खाते रहते हो, दबाते रहते हो, राइट। तो उसमें आपके पास क्या होता है, जब भी सोफा सोफा मतलब अब फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है सोफा, द स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे कैसे याद रख सकते हो कि आप सोफे में बैठ के बस खाना खा रहे हो, मतलब चिप्स खा ली, कुरकुरे खा लिए, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, राइट। सो इससे बहुत बड़ा एक कंसर्न आ रहा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लेके, ठीक। तो यहाँ पे पहली चीज तो टर्म समझ लो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, ट्रस्ट सॉरी ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, टीसीए। ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम एक होलिस्टिक और सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू मेजर करते हैं, दैट इज वैल्यू द एनवायरमेंटल, सोशल एंड हेल्थ एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट जो कि जनरेट होते हैं टू फैसिलिटेट द इम्प्रूव डिसीजंस बाय पॉलिसी मेकर्स, फार्मर्स या फिर बिजनेसेस। तो 2023 में एक रिपोर्ट आई है जो कि एक नेशनल लेवल पे टीसी असेसमेंट जो है उसको सामने लेके आती है, और इसके हिसाब से अनहेल्दी डाइट जो कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड, फैट, शुगर ये सब है, इनकी जो हिडन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है, कम से कम $7 ट्रिलियन अ ईयर, और इसका हमारे हेल्थ और एनवायरमेंट में बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इंडिया का जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेक्टर है, इट हैज ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.37% इन द रिटेल सेल, और इसकी जो रिटेल वैल्यू है वो भी देखो किस लेवल पर पहुंच गई। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है। पहली बात तो ये छोड़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप 2 दिन सुबह जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सिंपल खाना खाओ, और आपको लगेगा कि मतलब अपनी जीभ के टेस्ट पे मत जाओ कि वो खाने का मन कर रहा है, बट यू विल फील एनर्जेटिक, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, कुछ करने का मन करेगा, मतलब नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, चिड़चिड़ नहीं रहोगे। और वही आप पूरे दिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, ये तीखा चटपट खा लो, आप चिड़चिड़ हो जाओगे, राइट। आप स्किनी देख लो, या तो आपकी मतलब वो एकदम ड्राई सी लगेगी, ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो कि ऐसा फूड जिसमें सॉल्ट, शुगर, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फाइबर होता नहीं है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे फूड की वजह से आप खाते बहुत ज्यादा हो क्योंकि आपको भूख लगेगी। अरे भूख का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, तो आप सोचोगे कि मैं और खा लूं, मैं और खा लूं। आप 10 बादाम खा लो, भूख यानी पेट भरे ना भरे लेकिन आपको भूख की फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि आपको न्यूट्रिशन मिला। वहीं आप एक बर्गर खा लो, पेट में जगह नहीं होगी लेकिन 2 घंटे बाद फिर लगेगा कि कुछ कुछ खाना है। ये हिडन हंगर होती है, ठीक। इससे तो बेसिकली जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आप बार बार खाते हो, ओवर कंजम्पशन होता है।
फिर द डिग्री एंड टाइप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आपके पास फूड टेक्सचर में बदलाव आना न्यूट्रिशन के अंदर, तो सबसे बड़ा यहाँ पे फूड हंगर की यहाँ पे बात होती है। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं? वो फूड विच आर मोस्टली मेड मोस्टली फ्रॉम द सब्सटेंसेस, जैसे कि फैट है, स्टार्च, शुगर, सॉल्ट, या फिर हाइड्रोजनेटेड फैट, यानी कि जो ट्रांस फैट वाले हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। इससे ओबेसिटी जैसी चीजें, डायबिटीज जैसी चीजें, कार्डियोवास्कुलर जैसी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ये, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये है तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। वी डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हमारे पास कोई न्यूट्रिशन बेस्ड जो टेक्स्ट मॉडल है वो नहीं दे रखा, डेटा कोई हमारे पास अभी भी है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। 1945 में एक यूएन एजेंसी के तौर पर इसको बनाया गया था। न्यूट्रिशन इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कमेंट सेक्शन में आप सब लिखिए कि क्या इंडिया FAO का पार्ट है या नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी है वो खत्म करते हैं। अब इसका एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि और जो वाईफाई है वो वाले टॉपिक्स को न्यूज एंड शॉर्ट के साथ मर्ज करके यहाँ पे खत्म कर देंगे। फिर बचेगा आर्ट एंड कल्चर और एथिक्स। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको एथिक्स और आर्ट एंड कल्चर में पढ़ के बताऊं या फिर उसको आप अपने आप से कर लोगे। अगर आप अपने आप से कर लोगे तो हम चलते हैं अक्टूबर की मैगजीन को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो में मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी पूरी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए कृपया हमको सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।